तो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को यहाँ पर फिनिश करेंगे और आज हम पढ़ने वाले हैं इसका लास्ट टॉपिक कोरोजन, जिसे कहा जाता है। बाय चांस एक बार किसी बुक में ये छप के आ गया था कि कोरोजन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन सीबीएसई सिलेबस और बच्चों ने इसको छोड़ दिया था, लेकिन इसके बेसिस पे क्वेश्चन फिर भी आए थे। यानी आपने ये मान के बढ़ना है कि आपके सिलेबस का ही हिस्सा है और एग्ज़ाम के लिए पढ़ना ही है। छोटा सा टॉपिक है, मल्टीपल चॉइस भी बन सकता है, इसके अंदर सब कुछ बन सकता है, तो इसको बड़े आराम से पढ़ते हैं। अगली क्लास में नए चैप्टर की शुरुआत की जाएगी और काइनेटिक्स या सॉलिड स्टेट देखते हैं कौन सा चैप्टर हम शुरू करें, लेकिन नए चैप्टर की। और एक बात मैं क्लियरली बता दूं कि सॉलिड स्टेट पहले 12th के सिलेबस से हटा दिया गया था, लेकिन अब इसकी वापस एंट्री हो चुकी है 12th के सिलेबस में। ये चैप्टर दोबारा से है, क्योंकि इस साल आप लोगों का स्कूल जाना हुआ ही नहीं, तो आपको मालूम ही नहीं पड़ा। लेकिन सीबीएसई के नए नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये चैप्टर आपके सिलेबस में वापस हो चुका है, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। तो देखते हैं कौन सा चैप्टर पढ़ें, नेक्स्ट क्लास में ही आपको बताया जाएगा। बात कर रहे हैं कोरोजन। कोरोजन को नॉर्मल भाषा में रस्टिंग भी कहा जाता है। रस्टिंग का मतलब जंग लगना। नॉर्मल भाषा में आपने देखा होगा कि आयरन के ऊपर एक रेडिश ब्राउन लेयर जमती है। कॉपर, सिल्वर काला रंग का पड़ जाता है। पुरानी चांदी के ऑर्नामेंट अगर हों तो वो ब्लैकिश हो जाते हैं। कभी घरों में आपने चांदी के सिक्के देखे हों तो वो काले पड़ जाते हैं। कॉपर के ऊपर ग्रीनिश कलर डिपॉजिट हो जाता है। इन सभी को कोरोजन कहते हैं। कोरोजन का मतलब होता है स्लो ईटिंग ऑफ मेटल बाय एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड द मॉइस्चर। यानी मेटल का धीरे धीरे ख़त्म होना, डिके होना एटमॉस्फेरिक गैसेस और मॉइस्चर की प्रेजेंस में, इसे कोरोजन कहा जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कोरोजन की कंडीशन क्या है, क्योंकि क्वेश्चन तो ये भी बनता है कोरोजन की कंडीशन क्या है, तो कोरोजन की कंडीशन ये दो ही हैं। पहला, प्रेजेंस ऑफ गैसेस एंड प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। दोनों ही कंडीशन अगर फुलफ़िल होंगी, यानी मेटल भी होगा, गैसेस भी होंगी, मॉइस्चर भी होगा, तभी कोरोजन होगा, वरना कोरोजन नहीं होगा। बड़े बड़े शिप, गोवा हमें बहुत पसंद है। मैं अभी तक गोवा के बारे में आपको बताऊं, करीब 22 से 25 बार मैं गोवा जा चुका हूं। वहां पर हम क्या देखते हैं, जैसे ही आप एयरपोर्ट से आगे बढ़ते हैं तो शिप खड़े हैं, पुराने शिप, और उन पुराने शिप पे बुरी तरह से जंग लगी हुई होती है। बड़े बड़े शिप, स्टीमर, उनके ऊपर जंग लगी हुई होती है, क्योंकि सॉल्टी वाटर के अंदर वो लगातार घूमते हैं, कोरोजन होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। तो इतने बड़े बड़े शिप पे जंग लगी हुई देखने का अपने आप में अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो मेटल्स जहाँ भी होंगे और अगर एयर और मॉइस्चर भी है तो वहाँ पर कोरोजन होता ही होता है। आखिर वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कोरोजन को अफेक्ट करते हैं। देखो, एग्ज़ाम में कभी ऐसा नहीं होगा कि आ जाए क्वेश्चन राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कोरोजन, कभी भी नहीं होगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि भाई इनमें से किसका कोरोजन ज़्यादा है, किसका कोरोजन जल्दी है, कहाँ कोरोजन होगा, यानी पार्ट क्वेश्चन वहाँ पर ज़्यादा बनते हैं। अब पहला फैक्टर है आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल आपको हमने ईएमएफ सीरीज़ के दौरान बताया था, जितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होता है उतनी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, और जितनी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है उतनी रेट ऑफ कोरोजन ज़्यादा होती है। तो हम यहाँ यही कहेंगे कि मोर इज़ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लोअर विल बी द रेट ऑफ कोरोजन, लोअर इज़ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हायर विल बी द रेट ऑफ कोरोजन, ये कहा जाएगा। तो इस तरह से फैक्टर्स को साथ साथ ध्यान में रखना है। ऐसे ही अगला फैक्टर है इम्प्योरिटी का फैक्टर। अब ये कहते हैं कि अगर आपके पास बिल्कुल प्योर चांदी है तो प्योर चांदी कभी भी काली नहीं पड़ती, कभी भी ब्लैकिश नहीं होती अगर प्योर है। ऐसे ही अगर कोई भी मेटल प्योर कंडीशन में होगा तो उसका कोरोजन नहीं होगा। इम्प्योर मेटल आने के साथ साथ वहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेटअप होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वहाँ पर बनते हैं, और उस वजह से रेट ऑफ कोरोजन वहाँ पर बढ़ता है, क्योंकि
दो अलग अलग तरह के मेटल आएंगे, तभी वहाँ पर एक एनोड बनेगा, एक कैथोड बनेगा, और एनोड कैथोड बनेगा तो प्रोसेस शुरू होगा, रिएक्शन शुरू होगी। अगर एक ही तरह का मेटल होगा तो वहाँ पर ये दोनों रिएक्शन हरगिज़ नहीं होंगी। तो जितना ज़्यादा फॉरेन मेटल प्रेजेंट होते हैं, फॉरेन मेटल मतलब उस सब्सटेंस के ना हो, जैसे सिल्वर है, ये होस्ट मेटल है, अगर बाहर से इसमें आयरन ऐड करा देंगे तो वो फॉरेन मेटल एटम कहलाया जाता है। तो जितने ज़्यादा फॉरेन मेटल एटम होते हैं उतना ज़्यादा कोरोजन पाया जाता है। तीसरा फैक्टर होता है स्टेन्स एंड स्ट्रेन्स। स्टेन्स एंड स्ट्रेन्स, ये तीसरा फैक्टर यहाँ पर होता है। कभी ऑब्ज़र्व करना कि अगर कोई चांदी की अंगूठी है जिस पे कोई डिज़ाइन नहीं बना हुआ, जिसे चांदी का छल्ला बोल देते हैं, और एक चांदी की अंगूठी है जिस पे डिज़ाइन बना हुआ है। अगर चांदी की अंगूठी है जिस पे डिज़ाइन नहीं बना हुआ, उस पे आप देखेंगे कि वो काली नहीं पड़ती, वो ब्लैकिश नहीं पड़ती, क्योंकि उस पर डिज़ाइन नहीं बना हुआ। ना तो इस पर गैसेस रुक सकती हैं, ना इस पर मॉइस्चर रुक सकती है। लेकिन अगर यहीं पर डिज़ाइन बने हुए हों, यहीं पे कुछ डिप्रेशन हो, इस तरह से डिज़ाइन बने हों, तो इन डिज़ाइंस के अंदर गैसेस का रिटेंशन भी होता है और मॉइस्चर का रिटेंशन भी होता है। और जब जब गैसेस और मॉइस्चर का रिटेंशन होगा वहाँ पे कोरोजन बढ़ेगा। तो हम कहते हैं जितने ज़्यादा स्टेन्स एंड स्ट्रेन्स होते हैं उतना ज़्यादा गैसेस का रिटेंशन होता है और उतना ज़्यादा कोरोजन वहाँ पर पाया जाता है। ये बात हम कह सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट, प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट एक कॉमन बात, और एक क्वेश्चन भी बनता है। आपके घरों में कूलर का इस्तेमाल होता हो या बाल्टी का इस्तेमाल होता हो, कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे वाटर सॉल्टी होता है, और सॉल्टी वाटर वाले इलाकों में कूलर और बाल्टी में कोरोजन बहुत जल्दी होता है एज़ कंपेयर टू जहाँ सॉल्टी वाटर नहीं होता। एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। एक गिलास पानी लिया, उसमें एक कील, नेल या कील को रख दिया। एक गिलास पानी लिया, उसमें थोड़ा सा नमक मिला के फिर उसमें कील को रख दिया। आप देखेंगे जिसमें आपने नमक मिला के कील को रखा है वहाँ पे कोरोजन फास्ट है, कोरोजन ज़्यादा है। समुद्र में चलने वाले शिप बहुत जल्दी कोरोड होते हैं, रिवर में चलने वाले शिप इतनी जल्दी कोरोड नहीं होते, क्योंकि जितने ज़्यादा सॉल्ट होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वहाँ पर सेटअप होंगी और उतनी ही ज़्यादा रिएक्शन होगी, उतना ही ज़्यादा कोरोजन होगा। तो इस तरह से प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन लिख लेना। रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ क्विकर इन सेलाइन वाटर एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी वाटर। इस पे क्वेश्चन आता है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ क्विकर इन सेलाइन वाटर एज कंपेयर टू नॉर्मल वाटर। ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अगला है प्रेजेंस ऑफ गैसेस, प्रेजेंस ऑफ गैसेस लाइक CO2, SO2 एट्सेट्रा। जितने ज़्यादा एटमॉस्फेयर में गैसेस होंगी उतना ज़्यादा कोरोजन, क्योंकि कोरोजन कब होता है, जब गैसेस और मॉइस्चर होते हैं। एक इलाका है जहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है, वहाँ पे आप मेटल रख दो। एक इलाका है जहाँ पर पॉल्यूशन बहुत है, वहाँ पर मेटल रख दो। तो जहाँ पॉल्यूशन नहीं होगा वहाँ पे कोरोजन भी आसानी से नहीं होगा, जहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा होगा तुरंत कोरोजन होगा। सो प्रेजेंस ऑफ गैसेस एक्सेलरेट द रेट ऑफ कोरोजन, ये आप यहाँ कहेंगे। तो इस तरीके से ये 5 फैक्टर ही आप यहाँ पर याद कर लें, आपके लिए एनफ होगा, बेटर रहेगा। अब आपको कोरोजन का मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी कह लो, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी के नाम से भी इसको पहचाना जाता है। NCERT का क्वेश्चन है ये जो कोरोजन से कंसर्न है, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन और सिंपली मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन। आप इस पॉइंट को ज़रा समझना। अब देखो, कोरोजन के बारे में ये कहते हैं कि सपोज़ आपके पास मेटल सरफेस है। देखो, कोरोजन जब भी हम बात करते हैं ना तो मेटल की ही बात करते हैं, नॉन मेटल की नहीं।
बताता हूँ अभी क्यों। ये आयरन का कोई सरफेस है, सारे सरफेस स्मूथ तो होते नहीं, कहीं ना कहीं कोई डिप्रेशन होते हैं, और इन डिप्रेशंस के अंदर मॉइस्चर और एटमॉस्फेरिक गैसेस यहाँ पर आके रहने लगते हैं। मेटल सरफेस पे मॉइस्चर और एटमॉस्फेरिक गैसेस आके रिटेन करते हैं। अब यहाँ पर मॉइस्चर यानी वाटर इन गैसेस के साथ रिएक्ट करता है और तरह तरह के एसिड बनाता है। जैसे CO2 होगी तो H2CO3, अगर SO2 गैस होगी तो H2SO3, अगर यहाँ SO3 गैस होगी तो H2SO4, NO2 होगी तो HNO3। इस तरह से जो भी गैसेस ज़्यादा अमाउंट में होंगी उसी के हिसाब से यहाँ पर एसिड बनेगा। और ये भी हम जानते हैं कि अगर एसिड बनेगा तो वो अपने आयन की फॉर्म में टूटेगा, तो आपको ये रिएक्शन दिखानी होगी कि भाई एसिड बनता है और ये एसिड अपने आयंस की फॉर्म में टूट जाता है, ये रिएक्शन। अब इन एसिड की प्रेजेंस में वाटर भी होता है और वाटर भी आयन की फॉर्म में डिसोसिएट होता है। तो हम कहेंगे कोई भी मेटल हो, अगर वहाँ पे डिप्रेशन है, सरफेस रफ है, तो यहाँ पर एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, बहुत ज़्यादा एसिड होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं। और इन आयंस की प्रेजेंस में होता ये है कि आयरन अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है और आयरन का ऑक्सीडेशन, आयरन लूजेज इट्स इलेक्ट्रॉन, और इस तरह से आयरन का ऑक्सीडेशन यहाँ पर होता है। जब आयरन अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो ये H आयन जो वहाँ भी है यहाँ भी है, ये H आयन इन इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करते हैं और इस तरह से हाइड्रोजन बनाते हैं, हाइड्रोजन बनाते हैं। ये हाइड्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ये वाटर बनाता है। ये हाइड्रोजन वाटर की फॉर्म करता है। रिएक्शन ज़्यादा दिखती हैं लेकिन समझ के याद करोगे तो बहुत आसानी से याद होंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले आपने एसिड बना के आयन में तोड़ा, वाटर को तोड़ा, इतने आयन्स की प्रेजेंट में आयरन का ऑक्सीडेशन हो गया, इन इलेक्ट्रॉन को H पॉजिटिव ने ले लिया, हाइड्रोजन H2O के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर हम सेकंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड करते हैं। ऐड इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूं तो देखो क्या बनेगा। H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन H 4H प्लस O2 गिव्स यू ट्वाइस H2O, क्योंकि यहाँ 4 हाइड्रोजन है या 1 है, अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कैंसल आउट, तो इक्वेशन बनी 4H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन O2 ट्वाइस H2O। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास बन गई। इस तरह से आयरन का ऑक्सीडेशन हो जाने के बाद, आयरन का ऑक्सीडेशन हो जाने के बाद हमने यहाँ पर देखा कि हाइड्रोजन बना, वाटर में बदला, इन दोनों को ऐड किया। अब ये रिएक्शन है ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। ये रिएक्शन है रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन होता है, हमें अच्छे से पता है। नाउ ध्यान से 4 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई किया है तो 4 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं फर्स्ट और फोर्थ को ऐड करता हूँ, ऐड इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ, तो ये अगर ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है, दोनों को ऐड करूँगा तो रिडॉक्स रिएक्शन बनेगी। दोनों को ऐड करो, आयरन गिव्स यू आयरन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ है 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2 ट्वाइस H2O, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, सो ट्वाइस Fe 4H पॉजिटिव O2 ट्वाइस Fe प्लस 2 और साथ में ट्वाइस H2O। ये हमारे पास इक्वेशन बनती है। तो मैं कहूँगा कि ये इक्वेशन जहाँ आयरन प्लस 2 के अंदर कन्वर्ट हो गया, ये आयरन प्लस 2 एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन
और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है, Fe2O3 बनाता है, और ये Fe2O3 मॉइस्चर के साथ दोबारा रिएक्ट करता है और ये Fe2O3 XH2O, जिसे हम रस्ट कहते हैं, ये रस्ट की फॉर्मेशन यहाँ पर करता है। ये है इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन। बहुत ध्यान से करना है। पहले आपने एसिड बनाए, एसिड की प्रेजेंस में आयरन का ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन ने कैप्चर किया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ वाटर बनाता है, दोनों को ऐड करो, फिर फर्स्ट और फोर्थ को ऐड करो, फिर आयरन ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्ट करता है, एटसेट्रा। इस रस्ट का नाम है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ रस्ट? रस्ट का केमिकल नेम क्या है? हाइड्रेटिक फेरिक ऑक्साइड। रस्टिंग के दौरान मेटल का ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है। आप खुद देख सकते हैं, रस्टिंग के दौरान मेटल का ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था, लिख भी लेना, वाई ओनली मेटल अंडरगो रस्टिंग नॉट नॉन मेटल? बिकॉज रस्टिंग के दौरान लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और मेटल की टेंडेंसी होती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की, नॉन मेटल की गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होती है। अब मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछता हूँ, अब इन क्वेश्चन के जवाब देना। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन रस्टिंग। रस्टिंग में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये पूछा। रस्ट में आयरन +2 दिख रहा है, लेकिन वहाँ पर वो आयरन +3 में, फेरिक ऑक्साइड में आयरन +3 में कन्वर्ट हो चुका है, तो आप कहेंगे दिस इज Fe+3, ये इसका फार्मूला बनेगा। व्हाट इज़ द केमिकल नेम? ये जो क्वेश्चन आ चुका है वो तो आपको लिखना ही है। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ रस्ट? केमिकल नेम ऑफ रस्ट। तो रस्ट का केमिकल नेम क्या बताया मैंने आपको? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड ये रस्ट का केमिकल नेम है, जो यहाँ आपसे पूछा गया और आपने बताया। अच्छा, अगला क्वेश्चन, वाई रेलवे ट्रैक्स डू नॉट कोरोड? रेल की पटरी भी मेटल की बनी होती है, लेकिन रेल की पटरियों पे आपने जंग लगे हुए नहीं देखा होगा। रेल की पटरियों पे आपने शायद ही जंग लगे हुए देखा होगा, वैसे बाकी सब कुछ लगे हुए देखा होगा, लेकिन वहाँ पे रस्टिंग आपने शायद ही देखी होगी, शायद देखी होगी। इसके दो कारण होते हैं। पहला कारण होता है कि रेल का जो ट्रैक है वो एलॉय स्टील का बना होता है। एलॉयस की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है मेटल से, तो वो एलॉय स्टील होती है। दूसरा, रेलवे ट्रैक पे रेल का इतना ज़्यादा, ट्रेन का इतना ज़्यादा मूवमेंट बना रहता है कि गैसेस और मॉइस्चर परमानेंटली रिटेन नहीं कर पाती। जब तक गैसेस और मॉइस्चर का रिटेंशन नहीं होगा तब तक कोरोजन नहीं होगा। तो हम कहेंगे कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट ऑफ ट्रेन, continuous movement of train does not allow moisture and gases to deposit on track। देखो, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मेरी कोशिश है कि मैं आपको लिखवाऊं, तो वो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, आप भी ध्यान से उसको लिखें। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब मेरा सवाल आपके होमवर्क के लिए, वाई आयरन इन आवर ब्लड डज नॉट कोरोड? देखो, आपने फिल्मों में डायलॉग सुना होगा, अरे तुम्हारे खून में तो जंग लग चुकी है, तुम क्या मुकाबला करोगे। फिल्मी डायलॉग है। एक्चुअल में आप जानते हो कि हमारे ब्लड में आयरन है, हमारी बॉडी में मेटल्स हैं, लेकिन उनका कोरोजन नहीं होता।
कभी भी कोई जंग लगा हुआ इंसान देखा है? नहीं देखा। आयरन है, मेटल है, लेकिन उसमें जंग नहीं लगता, कोरोजन नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये सवाल है आपसे। इस सवाल का जवाब आपको देना होगा कि आयरन हमारे ब्लड में है, उसका कोरोजन नहीं होता, तो क्यों नहीं होता? होमवर्क का क्वेश्चन है, नहीं आएगा तो मुझसे आप व्हाट्सएप पे या जैसे भी सही जवाब पूछना, लेकिन पहली कोशिश आपको करनी है। आगे है प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन को किस तरह से प्रिवेंट किया जाता है? ये तो काफ़ी मेथड आप वैसे भी जानते होंगे, घरों में भी आपने देखा होगा। कोरोजन को प्रिवेंट करने का पहला मेथड है बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन। नाउ व्हाट इज द बैरियर प्रोटेक्शन? आपने देखा होगा कि घरों में जब लोहे की ग्रिल लगती है, गेट लगते हैं, पहले उस पर प्राइमर लगाते हैं, फिर उस पर सुंदर सुंदर पेंट करते हैं। अब पेंट करने का मकसद सिर्फ यही नहीं होता कि ब्यूटिफिकेशन, उसको सुंदर बना रहे हैं, यही नहीं होता। पेंट करने का मतलब पेंट ऑयल बेस्ड होता है जो मॉइस्चर को पास नहीं आने देता। आयरन के ऊपर जब आप पेंट करते हैं तो आप मॉइस्चर और गैसेस के साथ उसके कंटैक्ट को तोड़ देते हैं, और जब मॉइस्चर और गैसेस आयरन मेटल के कंटैक्ट में नहीं होंगे तो कोरोजन नहीं होगा। इसे बैरियर प्रोटेक्शन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ पेंट, ऑयल, ग्रीस एटसेट्रा। मशीन आपने साइकिल में देखा हो, साइकिल की चेन में ग्रीस लगाया जाता है। ग्रीस लगाने का पर्पज़ सिर्फ और सिर्फ लुब्रिकेशन ही नहीं, उसका एक पर्पज़ ये भी होता है कि वो मॉइस्चर को पास आने नहीं देता और कोरोजन को रोकता है। सेकंड वन, नाउ द सेकंड मेथड, इसको इम्पॉर्टेंट मार्क करना है, सैक्रिफिशियल प्रोडक्शन, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, यानी बलिदान देना, अपना बलिदान कर देना, सैक्रिफाई कर देना, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। अब मेटल के ऊपर जिंक की लेयरिंग की जाती है जिसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन अगर आपने पढ़ा हो तो लेयर ऑफ जिंक, किसी भी मेटल पे जिंक की लेयर लगाना, और एक होता है जिसे टिनिंग बोलते हैं या टिनेशन बोलते हैं। इसका मतलब लेयर ऑफ टिन को लगाना, इसे टिनेशन कहते हैं। अब जैसे ये आयरन का ऑब्जेक्ट है, आप चाहते हो, आपको पता है कि अगर गैसेस आएंगी और मॉइस्चर आएंगे और इससे टकराएंगे तो कोरोजन होगा ही होगा। तो इसके ऊपर जिंक की लेयर लगा दी जाती है। घरों में जनरली रेलिंग देखी हो, वाइट कलर की होती है। सीढ़ियों पे जो रेलिंग लगाते हैं वो भी वाइट कलर की, उस पर जिंक की लेयर होती है। आयरन के ऊपर जिंक लगा दिया तो उसे हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। और इसका पर्पस क्या है देखो, अब CO2 और H2 अगर आयरन के पास जाएगा, डायरेक्ट कंटैक्ट में रहेगा तो आयरन का कोरोजन होगा। लेकिन जिंक उसके ऊपर आ गया, अब CO2 और H2O डायरेक्ट आयरन के पास नहीं जाएगा। जैसे ही ये आयरन की तरफ देखेंगे, जिंक उनको धमकाएगा, जिंक कहेगा आयरन तक पहुंचने से पहले मेरी लाश पे से गुजरना पड़ेगा। यानी जिंक उनको वहां तक पहुंचने नहीं देगा, बलिदान करेगा अपना। क्योंकि CO2 और H2 भी शरारती हैं, वो कहेंगे कोई बात नहीं, अभी ना सही तो बाद में सही, पहले वो जिंक का कोरोजन करते हैं फिर आयरन का, यानी कोरोजन को डिले करते हैं। साइकिल पे हैंडल अगर आप देखें तो वो वाइट कलर का, साइकिल की घंटी वाइट कलर की। शुरुआत में उन पे जंग नहीं लगता क्योंकि उस पे जिंक की लेयर है, लेकिन कुछ समय बाद उस पे जंग लगता है। साइकिल के हैंडल पे भी लगता है, उसकी घंटी पे भी लगता है। कारण यही कि जो जिंक की लेयर थी उसका कोरोजन हो जाता है, और कोरोजन हो जाने के बाद फिर वहाँ पे जंग लगना शुरू होता है। यानी उसने अपना बलिदान तो दिया, लेकिन फिर भी कुछ समय बाद उसका कोरोजन होना शुरू हो गया। इसके लिए आप क्वेश्चन ये लिखेंगे, वाई गैल्वेनाइज्ड, गैल्वेनाइज्ड मटीरियल स्टार्ट्स कोरोड
आफ्टर सम टाइम गैल्वेनाइज्ड मटेरियल पे कुछ समय बाद कोरोजन क्यों हो जाता है? तो जवाब क्या दोगे? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल कोरोजन ऑफ जिंक टेक्स प्लेस एंड आफ्टर दैट कोरोजन ऑफ आयरन टेक्स प्लेस, और इस वजह से हम सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन को याद रखेंगे। आपके जो ऑफलाइन क्लासेस के नोट्स हैं उसमें ये डेफिनेशन वगैरह सब कुछ दी गई हैं, वहाँ से भी याद करें या जो मैंने बोला है उसी को याद कर लें। तीसरा, एंड वी कैन से द इम्पॉर्टेंट वन, वेरी इंपॉर्टेंट, कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन इसे कहा जाता है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैथोडिक प्रोटेक्शन का इस्तेमाल बड़े बड़े आयरन ऑब्जेक्ट, जैसे देखा हो एफिल टावर कितना बड़ा है, उस पर जंग नहीं लगी। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आजकल बनाते हैं, उनमें लोहा लगा होता है, जंग नहीं लगती है। आजकल तो ऐसे मकान बन रहे हैं जिसमें ईंट का इस्तेमाल ही नहीं करते, वो कंक्रीट और आयरन का ही इस्तेमाल करते हैं, सरियों का इस्तेमाल करते हैं, और जंग नहीं लगती। आयरन है तो जंग लगनी चाहिए। इस चीज़ को हम कैथोडिक प्रोटेक्शन कहते हैं। देखो क्या होता है, हमारे पास सपोज़ ये बड़ी पाइपलाइन है, अब पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम बड़ी बड़ी पाइपलाइन से ट्रांसफ़र होता है, उस पर भी जंग नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? कारण क्या है? अब ये सपोज़ आयरन है, आयरन का कोरोजन होना है। हम ऐसे बड़े ऑब्जेक्ट को किसी मोर रिएक्टिव मेटल के साथ अटैच कर देते हैं, जैसे मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। ये नाम याद रखने पड़ेंगे आपको, एग्जाम में पूछते हैं कि कैथोडिक प्रोटेक्शन में इस्तेमाल होने वाले दो मेटल के नाम बताओ। ये ज़्यादा रिएक्टिव हैं एज़ कम्पेयर टू आयरन, ये ज़्यादा रिएक्टिव हैं एज़ कम्पेयर टू आयरन। अब होता क्या है, CO2, H2O बाकी गैसेज आते हैं और कहते हैं भाई आयरन तुम्हारा कोरोजन होगा, आयरन तुम्हारा कोरोजन होगा, हम तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को लेके जाएंगे। आयरन कहते हैं कोई बात नहीं, गरीब आदमी हूँ, ले जाओ मेरे इलेक्ट्रॉन को। आयरन शुरुआत में अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। शुरुआत में अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो लगता है कि भाई आयरन का कोरोजन शुरू हो गया, लेकिन तभी पीछे मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है। जैसे ही आयरन अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, मैग्नीशियम तुरंत अपने 2 इलेक्ट्रॉन आयरन को दे देता है। खुद मैग्नीशियम +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन आयरन को दे देगा, जिसकी वजह से आयरन +2 वापस आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस वजह से आयरन का कोरोजन नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मैग्नीज इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, जहाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है वहाँ एनोड, और वो आयरन को इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, जो गेन करता है वो कैथोड, इसीलिए इसको कैथोडिक प्रोटेक्शन कहते हैं। तो आप इसमें ये लिखेंगे, द मेटल इज अटैच्ड विथ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, एज मेटल लूजेज इलेक्ट्रॉन, more reactive element supplies its electron to the metal ion, hence prevention of corrosion takes place। इस तरह से इसका प्रिवेंशन होता है। दूसरा क्वेश्चन आप लिख भी लेना, नेम टू metals used for cathodic protection। कैथोडिक प्रोटेक्शन में किन 2 मेटल का इस्तेमाल होता है? तो आपका जवाब मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, इन दोनों का इस्तेमाल कैथोडिक प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, बिग पाइपलाइंस के कोरोजन को प्रिवेंट कैसे करते हैं? जवाब होगा कैथोडिक प्रोटेक्शन। बिग बिल्डिंग्स के कोरोजन को कैसे प्रिवेंट करते हैं? जवाब होगा कैथोडिक प्रोटेक्शन। बड़े बड़े शिप्स के नीचे मैग्नीशियम लगा होता है, क्यों? जवाब होगा कैथोडिक प्रोटेक्शन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द कोरोजन। जो मैंने क्वेश्चन बोले हैं ना, ये लिखने के हैं, इसको लिख लेना है आपने, और ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। इनको बहुत ध्यान से आराम से लिख लेना है। चौथा मेथड होता है एंटी रस्ट सॉल्यूशन। एंटी रस्ट हम क्या करते हैं, अल्कलाइन क्रोमेट और अल्कलाइन फॉस्फेट। अब देखो, आपने ट्रक्स वगैरह को देखा हो तो ट्रक्स की बॉडी बनाई जाती है, और वो जो बॉडी बनाई जाती है वहाँ पर आयरन का इस्तेमाल करते हैं।
बसेस, अगर आप कंपनी से जो बस और ट्रक निकलते हैं उनको देख लेना, एक सीट होती है, सारा बिल्कुल प्लेन होता है, ऊपर कुछ नहीं होता, फिर उसकी बॉडी बनाई जाती है, उसको चेसिस भी बोला जाता है, बॉडी बनाई जाती है। और उस बॉडी बनाने में पहले एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते थे कि भाई एल्यूमिनियम हल्का है, कोई इसका कोरोजन नहीं होता। लेकिन एल्यूमिनियम इतना हल्का होता था कि वो बॉडी टूट जाती थी, क्योंकि ट्रक में सामान वगैरह बहुत जाया करता था। तो उन्होंने कहा कि भाई ट्रक की बॉडी तो आयरन की बनेगी। अब उस आयरन के ऊपर अल्कलाइन फॉस्फेट को बहुत बार आयरन को ट्रीट किया जाता है। अल्कलाइन फॉस्फेट का सोल्यूशन लिया, आयरन पे लगाया, या आयरन के टुकड़े को भिगो के उसके अंदर रखते हैं, जिसकी वजह से आयरन के ऊपर कंपाउंड की लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से उसका कोरोजन नहीं होता। अगर आयरन को आपने अल्कलाइन फॉस्फेट सॉल्यूशन के साथ ट्रीट किया है तो ऐसे आयरन को फॉस्फेटिक आयरन कहा जाता है। क्या कहते हैं? फॉस्फेटिक। और अगर आपने ऐसे आयरन को अल्कलाइन क्रोमेट सॉल्यूशन से ट्रीट किया, इसे क्रोमैटिक आयरन के नाम से पहचानते हैं। क्रोमैटिक आयरन इसको कहा जाता है, याद रखना। आजकल कॉम्पिटिटिव में एक बहुत इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन का इस्तेमाल होता है, बिसफिनॉल कहते हैं। एग्जाम में आता है व्हाट इज बिसफिनॉल, तो आप कहेंगे एंटी रस्ट सॉल्यूशन। ये रस्टिंग को प्रिवेंट करता है। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ। फिनॉल आपके पास है, कार्बन आपके पास है, फिनॉल आपके पास है। इस कार्बन से कार्बन जिस पे 3 फ्लोरीन, इसे बिसफिनॉल कहते हैं। ये बिसफिनॉल का स्ट्रक्चर आजकल कॉम्पिटिटिव में ये आपसे अक्सर पूछा जाता है, तो इसको आपने लर्न करना। तो क्या क्या चीज़ हमारे पास इस कोरोजन में आ सकती थी, कोरोजन में करनी चाहिए, मैं आपको बता चुका हूँ। अब इस चैप्टर में एक लास्ट चीज़ जो मुझे बतानी है, क्योंकि एक छोटी मोटी चीज़ आप अपने आप नोट्स में से पढ़ के कर लोगे। फ्यूल सेल, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में आता है। फ्यूल सेल का मीनिंग होता है इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट एनर्जी ऑफ कंबशन into electrical energy, यानी जो कंबशन से निकलने वाली एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, उसे फ्यूल सेल कहा जाता है। जैसे H2O2 सेल, ये क्या होती है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई, जो एनर्जी निकली वो इलेक्ट्रिसिटी में। CH4O2 फ्यूल सेल मीथेन गैस का कंबशन किया और जो एनर्जी निकली उस एनर्जी से हमने अगर इलेक्ट्रिसिटी बना ली, इनकी रिएक्शन भी साथ साथ दे रहा हूँ। मिथेनॉल O2 सेल, पूछ लेंगे ना कि H2O2 सेल क्या है, CH4O2 सेल क्या है, मिथेनॉल O2 सेल क्या है, तो इसका मतलब भी यही है कि ये कंबशन से निकलने वाली एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल H2O2 फ्यूल सेल, हाइड्रोजन फ्यूल सेल भी कहते हैं, H2O2 फ्यूल सेल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अब एग्जाम का क्वेश्चन लिख लो, नेम 2 मोस्ट कॉमनली यूज्ड सब्सटेंस, नेम 2 मोस्ट कॉमनली यूज्ड सब्सटेंस अदर देन हाइड्रोजन फॉर फ्यूल सेल। हाइड्रोजन के अलावा फ्यूल सेल में और 2 कौन से कॉमन सब्सटेंस का इस्तेमाल होता है? जवाब है CH4 और CH3OH, यानी CH4O2 और CH3OH O2 सेल। ये एग्जाम्पल बिल्कुल टू द पॉइंट हम बात कर रहे हैं, जो एग्जाम में आने वाली बात है। फ्यूल सेल क्लीन एनर्जी देती है, यानी इसमें कोई भी वेस्ट साइड प्रोडक्ट नहीं मिलता, क्लीन एनर्जी। और इसका इस्तेमाल सबसे पहले अपोलो 13 मून फ्लाइट, जो चांद पे गया था अंतरिक्ष यान, स्पेस शटल अपोलो 13, वहाँ पे किया गया था। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है कि कौन सा डिवाइस, कौन सी सेल अपोलो 13 मून फ्लाइट में इस्तेमाल हुई थी, तो आपका जवाब होगा फ्यूल सेल, H2O2 फ्यूल सेल का वहाँ पर इस्तेमाल हुआ था। फ्यूल सेल, अगर मैं इसके कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो बहुत सिंपल वे में आप इसकी कंस्ट्रक्शन दिखा सकते हैं। इस तरह का एक अरेंजमेंट है, बहुत बड़ा सा टैंक होता है, बहुत बड़ा सा टैंक होता है बल्कि, और इस टैंक में
यहाँ इस तरह से इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। ये इलेक्ट्रोड हैं जो मैं अब बना रहा हूँ, ये इलेक्ट्रोड हैं। इन इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम, पैलेडियम जैसे एक्सपेंसिव कैटालिस्ट प्रेजेंट होते हैं। एक तरफ से हाइड्रोजन गैस यहाँ पर एंटर होती है तो दूसरी तरफ से ऑक्सीजन, क्योंकि हाइड्रोजन इनफ्लेमेबल है, ऑक्सीजन सपोर्टर है, दोनों को एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। और यहाँ पर अल्कलाइन सॉल्यूशन जैसे KOH, NaOH इस तरह का अल्कलाइन सॉल्यूशन यहाँ पर होता है, ये रहता है। अब एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस एंटर करती है, अल्कलाइन सॉल्यूशन में OH होता है, OH इस हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करता है, H2O बनाता है और 4 इलेक्ट्रॉन देता है। वहाँ से O2 गैस एंटर करती है, वाटर बना हुआ है, 4 इलेक्ट्रॉन, और इस तरह से 4 OH आयन मिलते हैं। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन गया, OH से OH गया, ट्वाइस H2 प्लस O2 ट्वाइस H2O, रिएक्शन ऑफ फ्यूल सेल। एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट द रिएक्शन ऑफ फ्यूल सेल। तो ये रिएक्शन, अब बच्चे ना कई बार बहुत समझदार होते हैं, वो सिर्फ ये रिएक्शन लिखते हैं। एग्जामिनर और समझदार होते हैं, वो कांटा लगा देते हैं। आपको ये पूरी की पूरी तीनों रिएक्शन वहाँ पर लिख के आनी है। आप देखो, इस ओवरऑल रिएक्शन में साइड प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ वाटर है, साइड प्रोडक्ट वाटर है। अंतरिक्ष यान यानी स्पेस शटल में इसका इस्तेमाल इसीलिए करते हैं कि इसमें कुछ वेस्ट नहीं, क्योंकि अंतरिक्ष में वेस्ट कहाँ फेंकेंगे ज़्यादा, अंतरिक्ष में वेस्ट तो बहुत है लेकिन वो फेंकना खतरनाक भी होता है। सिर्फ वाटर है जिसका इस्तेमाल एस्ट्रोनॉट अपने डेली रूटीन में बड़ी आसानी से कर सकते हैं, बहुत इजीली इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से ये फ्यूल सेल को यहाँ पर बनाया गया, यूज़ किया गया। घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी हम इस्तेमाल करते हैं उसका बहुत सारा हिस्सा ट्रांसमिशन लॉस हो जाता है। घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, करीब 30% ही हम तक पहुंच पाती है, बाकी सारा तो ट्रांसमिशन लॉस, प्रोडक्शन लॉस होता है। लेकिन फ्यूल सेल की थ्योरेटिकल एफिशिएंसी है 100%, यानी जितनी एनर्जी यहाँ पर लगाई जाती है सारी की सारी बनती है। प्रैक्टिकली ये 70 to 80% के अराउंड रहता है। थ्योरेटिकल एफिशिएंसी 100%, प्रैक्टिकल एफिशिएंसी 70 to 80%, जो कि बहुत है। यानी आप जितनी एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो 70 से 80% इलेक्ट्रिसिटी में बदल जाता है। ये इसके प्रैक्टिकल एफिशिएंसी है, यानी एक तरह से फ़ायदेमंद होता है, फ़ायदे की चीज़ है ये। लेकिन इसकी लिमिटेशन लिख लेना, लिमिटेशन हेडिंग डाल देना, लिमिटेशन। लिमिटेशन नंबर 1, बहुत बल्की होती है, बहुत बड़ा एरिया कवर करती है। आप ये सोचो ना कि मैं अपने घर में फ्यूल सेल लगा लूँ, बहुत बड़ा इलाका, पूरी की पूरी छत पे आपको डिवाइस बनाना पड़ेगा, तब जाके ये वहाँ पे रखी जाएगी। सो नंबर 1, इट इज़ बल्की। नंबर 2, यहाँ जो गैसेस हैं H2 और O2, ये डेंजरस है। अगर आपने मेंटेनेंस में गलती कर दी तो इनफ्लेमेबल और सपोर्टर, आग लग जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएंगे। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन H2 एंड O2 साइमल्टेनियसली। तीसरा यहाँ कैटालिस्ट है प्लेटिनम और पैलेडियम, जो कि वक्त के साथ ख़त्म हो जाते हैं, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, काफ़ी महंगे कैटालिस्ट हैं। इन कुछ कारणों की वजह से हम इस फ्यूल सेल का इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ पर अभी मैंने जो आपको बताया फ्यूल सेल, अब मैं नोट्स में से आपको होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत सिंपल सी चीज़ हैं। एक है मरकरी सेल, मरकरी सेल नोट्स में दी गई है, इसकी रिएक्शन आपने पढ़नी है। एक है लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी, इसमें चार्जिंग और रीचार्जिंग की रिएक्शन, जो बता रहा हूँ बस उतना ही करना, क्योंकि बाकी सारा आपके फिजिक्स में है। इस पर एक लेक्चर बनाने की कोशिश करो तो 10-15 मिनट का बनेगा, लेकिन 10-15 मिनट के लेक्चर में बात नहीं बनेगी। तो आपके नोट्स में जितना दिया गया है सिर्फ उतने को आप पढ़ लें। एक है निकल कैडमियम सेल, जो केमिस्ट्री में नहीं पूछी गई, कभी भी नहीं पूछी गई। केमिस्ट्री में सिर्फ लेड स्टोरेज बैटरी की चार्जिंग और रीचार्जिंग की रिएक्शन को ही पूछा गया है, बस आपने वही रिएक्शन यहाँ पर याद करनी है और कुछ नहीं। इस तरह से हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है।
अगली क्लास मोस्ट प्रोबेबली लाइव क्लास होगी आपकी, व्हाट्सएप ग्रुप में नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा और उस लाइव क्लास के अंदर हम अगले चैप्टर की शुरुआत करेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट।